Hello, my dear students. Today I will take the class on the topic of first aid. I think you all heard the term what is first aid. Okay, in this video I will discuss in details about first aid. As a healthcare provider, we have to understand what is first aid, what are the procedures used in the first aid, and how as a healthcare provider we can give first aid to preserve the life of a patient. Okay, firstly I will discuss about the definition of first aid. First definition: first aid is the immediate and temporary care given to the victim of an accident or sudden illness before the arrival of an ambulance or qualified medical expert. तो कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, सडन कोई इलनेस हो गया है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो गया है, तो ऐसा सिचुएशन में विक्टिम को एम्बुलेंस और क्वालिफाइड एक्सपर्ट मेडिकल एक्सपर्ट आने से पहले उसका वो विक्टिम जो है उसका लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो इमीडिएट एंड टेम्पोररी केयर हम लोग देते हैं उसको ही बोलते हैं फर्स्ट एड. ओके, अनदर डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड: First aid is an emergency care and treatment of an injured person before complete medical and surgical treatment can be secured. तो फर्स्ट एड क्या है? इसमें कोई भी इंज्योर्ड पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोग इमरजेंसी केयर एंड ट्रीटमेंट देते हैं उसका कंप्लीट मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले उसका लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोग इमरजेंसी केयर देते हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं इंज्योर्ड पर्सन को, उसको ही बोलते हैं फर्स्ट एड. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड. ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस द एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एम ऑफ फर्स्ट एड इज preserve life. This include the life of the casualty, bystander and rescuer. तो क्या preserve the life? तो फर्स्ट एड हम लोग किस लिए देते हैं? कोई भी पर्सन का, कोई भी विक्टिम और कैजुअलिटी और रेस्क्यूअर जो भी है उसका लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी नेक्स्ट एम इज प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर हार्म, इंश्योर द सीन इज सेफ. तो कोई भी कैजुअलिटी है उसका लाइफ को फर्दर हार्म होने से हम लोग थ्रू फर्स्ट एड प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मीन्स उसका जो एनवायरनमेंट है उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं थ्रू फर्स्ट एड. ओके, नेक्स्ट प्रोवाइड पेन रिलीफ. This could include the use of ice packs or simply applying a sling. तो कोई भी पर्सन का इंजरी होगा तो पेन होगा ही, तो पेन थ्रू फर्स्ट एड हम लोग कोई भी पर्सन का पेन रिलीव कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? आइस पैक देके, जहाँ पे इंजरी हुआ है, पेन हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, वहाँ पे आइस पैक, आइस कंप्रेशन हम लोग दे सकते हैं और स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं. तो स्लिंग क्या है? ए फ्लेक्सिबल स्ट्रैप और बेल्ट used in the form of a loop to support or raise a hanging weight. मेनली स्लिंग कोई भी पर्सन का हाथ में और कोई भी बॉडी पार्ट में, मेनली एक्सट्रीमिटीज में फ्रैक्चर हो गया तो वो बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने के लिए यूज होता है. ठीक है, ऐसे उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? पेन रिलीव कर सकते हैं थ्रू फर्स्ट एड. नेक्स्ट, प्रिवेंट द इंजुरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, इंश्योर दैट द ट्रीटमेंट that is provided does not make the condition worse. तो provide the injury or illness from becoming worse. तो थ्रू फर्स्ट एड हम लोग क्या कर सकते हैं? वो इंजुरी जो हुआ है पर्सन का, विक्टिम का जो लॉस हो गया है और इंजुरी हो गया है उसको और भी बुरा और भी खराब नहीं होने देना है. पेशेंट का सिचुएशन और ख़राब नहीं होने देना है. थ्रू फर्स्ट एड हम लोग पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव कर रहे हैं. तो हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट जब पेशेंट को देंगे थ्रू फर्स्ट एड, हम लोग को कॉन्फिडेंट होना चाहिए और हम लोग को इंश्योर करना है वो ट्रीटमेंट देने से पेशेंट का कंडीशन और भी ख़राब नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो कोई भी इंजर्ड पर्सन का इंजरी और भी बुरा नहीं करने के लिए हम लोग उसको फर्स्ट एड देते हैं. ठीक है, लास्ट इट प्रोवाइड रीअश्योरेंस. तो
थ्रू फर्स्ट एड हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट और पर्सन और कैजुअलिटी विक्टिम जो भी बोले सबको रीअश्योर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ द फर्स्ट एड, ओके। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द रूल्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। मीन्स फर्स्ट एड में कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है वो हम लोगों को फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल इज रीच द साइट ऑफ एक्सीडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो तुमको पता चला कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ है तो तुमको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, तो एज सुन एज पॉसिबल तुमको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम बाय आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। तो वहाँ पे जाके विक्टिम को तुम अननेसेसरी क्वेश्चंस और अदर पर्सन को अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन इतना क्रिटिकल है। तुम जितना जल्दी पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर पाओगे उतना जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, पेशेंट का लाइफ प्रोटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। डू थिंक फास्ट, क्विकली, क्वालिटेटिवली एंड विदाउट पैनिक। तो जो भी हम लोग काम करेंगे फर्स्ट एड थ्रू फर्स्ट एड वो फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए, काम में क्वालिटी होना चाहिए और विदाउट पैनिक होके हम लोग कोई भी विक्टिम को केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, रीअश्योर द कैजुअलिटी हिज रिलेटिव सिंपैथेटिकली। तो जो भी कैजुअलिटी है उसको रीअश्योर करेंगे, उसका रिलेटिव होगा तो उसको हम लोग सिंपैथेटिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजुरी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का जो इंजर्ड पर्सन है उसका कॉज ऑफ इंजुरी क्या है वो फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट, सेपरेट द कॉजेटिव एजेंट फ्रॉम द पेशेंट। एग्जाम्पल, फॉलिंग, मशीनरी, फायर, इलेक्ट्रिकल, लाइफ वायर, पॉइजनस इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो फर्स्ट एड देने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी पर्सन है कैजुअलिटी है उसको जिससे उसका हार्म हो रहा है और जो पॉजिटिव पेशेंट है उससे सेपरेट करना पड़ेगा। मीन्स पर्सन और पेशेंट को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सोचो किसी का फायर किसी का बर्न हो गया है तो जिसके वजह से उसका बर्न हो रहा है वो पॉजिटिव एजेंट से उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड ओवर क्राउडिंग। तो वो सिचुएशन में जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है ऐसा सिचुएशन में ओवर क्राउडिंग अवॉइड करना है, क्योंकि ओवर क्राउड के वजह से जो भी कैजुअलिटीज़ वगैरह है उसको सफोकेशन हो सकता है, पैनिक अटैक आ सकता है, तो वो ओवर क्राउड नहीं करना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट वेदर द पेशेंट इज डेड और अलाइव, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कोई भी पेशेंट को जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग को ये देखना है पेशेंट अलाइव है और डेथ है और पेशेंट कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है, ये फर्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉल फॉर हेल्प एंड कॉल द इमरजेंसी। तो उसके बाद हम लोग अदर्स पर्सन के पास से हेल्प मांगेंगे एंड इमरजेंसी जो टीम है, एम्बुलेंस है, मेडिकल टीम है, उसको हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को सिचुएशन को ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट, डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट एड मेजर्स टू बी एडोप्टेड। एग्जाम्पल, रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन, ब्रीदिंग, स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द साइट ऑफ इंजुरी। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग जब फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग को प्रायोरिटी वाइज कौन सा पेशेंट को क्या प्रोवाइड करना है वो देखना पड़ेगा। मेनली कोई पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मीन्स कार्डियक फंक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन करना चाहिए। किसी का ब्रीदिंग नहीं है तो उसका CPR देना पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी का ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग का प्रायोरिटी क्या होगा, वो ब्लीडिंग स्टॉप करना। तो इंजुरी से जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग स्टॉप करना हम लोग का प्रायोरिटी होगा। तो प्रायोरिटी वाइज मैन टू मैन वैरी करेगा, किसका क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रिलेटेड हम लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज फॉर मेडिकल एड। जो फर्स्ट एड देने के लिए जो मेडिकल एड्स और मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए वो अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट एंड द डिटेल्स ऑफ द इवेंट। तो ऐसा सिचुएशन में पेशेंट जो भी है उसका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए
और जो इवेंट हुआ है, कैसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ और कैसा इवेंट हुआ है उसका भी डिटेल्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल एज फार एज पॉसिबल। तो पेशेंट को जितना हम लोग कंफर्टेबल रखना पॉसिबल है उतना कंफर्टेबल रखना है और पेशेंट को वार्म रखना है। ठीक है, इफ़ द पेशेंट इज कॉन्शियस रीअश्योर हिम। तो पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको मेंटल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, रीअश्योर करना है। ठीक है, तो ये है मोस्ट कॉमन रूल्स और प्रिंसिपल विच आर यूज्ड इन द फर्स्ट एड। As a healthcare provider, we have to follow these rules and regulation or principle also, okay, while providing the first aid. Next, हम लोग सबको पता है फर्स्ट एड बॉक्स क्या है। फर्स्ट एड बॉक्स तुम लोग देखे होगे। तो कोई भी ऑफिस, कोई भी कंपनी, स्कूल, कॉलेज, कार, सब में फर्स्ट एड बॉक्स रहना चाहिए। और एक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट इज ए कलेक्शन ऑफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट दोज यूज्ड इन गिविंग द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड किट क्या होता है, बहुत सारा इक्विपमेंट हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है जो हम लोग फर्स्ट एड देने के टाइम में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड किट। मेनली फर्स्ट एड बॉक्स में फर्स्ट एड किट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर में फर्स्ट एड किट में क्या क्या आता है। ठीक, फर्स्ट इज कॉटन वूल, नेक्स्ट एडहेसिव टेप, नेक्स्ट क्रेप बैंडेज, स्टेराइल ड्रेसिंग, नेक्स्ट बैंडेज। बैंडेज में बहुत टाइप ऑफ बैंडेज होता है। रोलर बैंडेज, वेरियस साइज ऑफ रोलर बैंडेज होता है क्योंकि वेरियस बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग साइज ज़रूरत होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर बैंडेज होता है, वो भी रहना चाहिए। नेक्स्ट थर्मोमीटर, सीजर्स, ग्लव्स, स्टेराइल क्लीन ग्लव्स बोथ रहना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम लोगों को तो सिचुएशन पता नहीं है कौन सा सिचुएशन में हम लोगों को देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू यूज स्टेराइल ग्लव्स और क्लीन ग्लव्स। ओके, नेक्स्ट सोप और हैंड वॉश रहना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रोसीड्यूर करने से पहले हम लोगों को हैंड वॉशिंग तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पेन किलर, कोई भी पेशेंट का पेन हो रहा है इंजुरी से तो थ्रू वी कैन प्रोवाइड द पेन किलर ऑल्सो। नेक्स्ट एंटासिड, नेक्स्ट is ORS packet. Another sir, antiseptics, hand sanitizers, torch, okay, next iPad, betadine और प्रोविडोन आयोडीन, ये एंटीसेप्टिक्स है। तो एज ए कहीं पे भी कोई भी पेशेंट का इंजुरी हो गया है तो ओपन वुंड है तो हम लोग एंटीसेप्टिक दे सकते हैं। काट हो गया है, एंटीसेप्टिक दे सकते हैं। नेक्स्ट म्यूपिरिसिन ऑइंटमेंट, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो मेनली ये टॉपिकल ऑइंटमेंट है, हम लोग ये जहाँ पे इंजुरी हुआ है वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सब मेनली एज ए फर्स्ट एड किट रहना चाहिए, मोस्ट कॉमन है। और भी होता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन प्रोसीड्योर व्हिच इज यूज्ड इन द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में मोस्ट कॉमन कौन सा प्रोसीड्योर यूज होता है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बैंडेजिंग। ओके, तो ये टुडे आई विल टेक द थियोरी क्लास ऑफ द बैंडेजिंग, नेक्स्ट डे आई विल गिव द प्रैक्टिकल क्लास ऑफ बैंडेजिंग। ओके, फर्स्ट व्हाट इज बैंडेजिंग। First is what is the definition of bandage? A strip of material used mainly to support and immobilize a part of the body. Mainly bandage क्या है, strip of material है जो कोई body part को support करने के लिए और immobilize रखने के लिए, means movement नहीं कराने के लिए use होता है। ठीक है, next definition of bandaging. Bandaging is the process of covering a wound or an injured part. तो बैंडेजिंग क्या है, बैंडेज करने का जो प्रोसेस है जिससे हम लोग कोई भी ऊन को कवर कर सकते हैं, इंज्योर्ड पार्ट को भी कवर कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैंडेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द यूजेस ऑफ बैंडेजिंग। कौन सा सिचुएशन में हम लोग बैंडेजिंग करते हैं। फर्स्ट, टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देने के लिए बैंडेजिंग करना है। टू इमोबिलाइज डिसलोकेटेड शोल्डर, जॉ एक्सेट्रा, तो कोई भी जॉइंट का डिसलोकेशन हो गया उसको इमोबिलाइज रखने के लिए भी बैंडेजिंग का ज़रूरत है। टू अप्लाई प्रेशर, स्टॉप ब्लीडिंग एंड इम्प्रूव वेनस ब्लड फ्लो, तो कोई भी
इंजरी से ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए थ्रू बैंडेजिंग हम लोग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और इम्प्रूव वेनस ब्लड प्रेशर, वेन में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग बैंडेजिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिससे प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग भी स्टॉप होगा और वेनस ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होगा। ओके, टू सिक्योर ए ड्रेसिंग इन प्लेस, थ्रू बैंडेजिंग हम लोग कोई भी ड्रेसिंग को सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू रिटेन स्प्लिंट्स इन प्लेस, तो कोई भी स्प्लिंट्स को इन प्लेस में रखने के लिए, मीन सिक्योर रखने के लिए भी, रिटेन रखने के लिए बैंडेजिंग का ज़रूरत है। तो हम लोग को जानना चाहिए व्हाट इज स्प्लिंट्स। ए स्प्लिंट ऑफ rigid material used for supporting and immobilization or a broken bone when it has been set। तो कोई भी बोन ब्रेक हो गया, कोई भी बोन का फ्रैक्चर हो गया, उसका अलाइनमेंट ठीक रखने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, मेटल का हो सकता है, वुड का हो सकता है, उसको बोलते हैं स्प्लिंट। ओके, नेक्स्ट टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी कोई भी है उसको करेक्ट करने के लिए भी बैंडेजिंग का ज़रूरत है। नेक्स्ट टू मेंटेन प्रेशर, एग्जाम्पल इलास्टिक बैंडेजेस अप्लाई टू द इम्प्रूव वेनस रिटर्न। पहले भी बोला था, मेनली प्रेशर क्रिएट करने के लिए, कोई भी बॉडी पार्ट में वेनस रिटर्न ठीक ठाक नहीं हो रहा है, वो वेनस रिटर्न को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग थ्रू बैंडेजिंग प्रेशर क्रिएट करके वो वेनस रिटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोज आर द यूजेस ऑफ bandaging। okay, next I will discuss about the principles and procedure for applying bandage। मीन्स बैंडेज जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर हमको याद रखना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट वॉश हैंड्स और ग्लव्स आर नेसेसरी। तो कोई भी बैंडेजिंग करने से पहले हैंड वॉशिंग करना है और ग्लव्स पहनने का ज़रूरत है। हम लोग को देखना है ओपन वुंड है नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके हमको ग्लव्स पहनना है। ठीक है, नेक्स्ट असिस्ट victim to assume comfortable position on bed or chair and support the body part to be bandaged। तो कोई भी विक्टिम जो भी है उसको असिस्ट करने के लिए बैंडेजिंग जब करोगे तो क्या है, तुम्हारा एक असिस्टेंस भी रहेगा और विक्टिम को भी तुमको असिस्ट करना है, जिससे उसका पोजीशन कंफर्टेबल है रहने के लिए। बेड में भी हो सकता है, चेयर में भी पेशेंट बैठ के भी बैंडेजिंग करा सकता है, तो उसको हम लोग को असिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका कंफर्टेबल पोजीशन हम लोग को प्रोवाइड करना है। ठीक है, और जो भी बॉडी पार्ट में बैंडेजिंग हो रहा है उसको सपोर्ट देना है। ठीक है, जब हम लोग बैंडेजिंग करेंगे तब वो बॉडी पार्ट को भी सपोर्ट देना है। ठीक है, बी श्योर द बैंडेज इज रोल्ड फार्म। तो जो भी बैंडेज हम लोग बैंडेजिंग के लिए ले रहे हैं वो फार्म होना चाहिए। ओके, मेक श्योर द बॉडी पार्ट टू बी बैंडेज इन क्लीन एंड ड्राई। जो भी बॉडी पार्ट में हम लोग बैंडेजिंग कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई भी होना चाहिए। नेक्स्ट, assess skin before applying bandage for any breakdown। तो कोई भी बॉडी पार्ट में जब हम लोग बैंडेज करेंगे तो बैंडेज करने से पहले हम लोग को स्किन का कंडीशन एसेस करना है। स्किन में कोई ब्रेकडाउन वगैरह है नहीं है वो एक बार चेक करना है। ठीक है, ऑब्जर्व सर्कुलेशन बाय नोटिंग पल्स, सरफेस टेम्परेचर, स्किन कलर एंड सेंसेशन ऑफ द बॉडी पार्ट टू बी रैप्ड। तो जो भी बॉडी पार्ट में हम लोग बैंडेजिंग करेंगे, बैंडेजिंग करने से पहले वो बॉडी पार्ट का सर्कुलेशन ठीक ठाक है नहीं है वो देखना है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, मेनली वो बॉडी पार्ट में पल्स चेक करना है, पल्स ठीक ठाक है नहीं है वो भी चेक करना पड़ेगा। बॉडी पार्ट में सरफेस का टेम्परेचर कितना, मैंने टेम्परेचर तो ऐसे नहीं देख पाएंगे, मेनली हम लोग सरफेस टेम्परेचर कूल है और वार्म है, और अदर्स जो बॉडी पार्ट है वहाँ से उसका सरफेस टेम्परेचर में अफेक्टेड पार्ट में जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा डिफरेंस है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कूल होने से हम लोग एक बात बोल सकते हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से वहाँ पे सरफेस टेम्परेचर कूल हो गया है। और ज़्यादा वार्म होने से भी, स्वेलिंग के वजह से, पेन के वजह से भी इंजुरी के साइड में ज़्यादा वार्म हो सकता है सरफेस टेम्परेचर। नेक्स्ट, स्किन कलर भी चेक करना है।
अदर्स बॉडी पार्ट से वहाँ पे स्किन कलर में क्या चेंज है। कभी कभी वहाँ का बॉडी पार्ट का कलर साइनस हो सकता है, मीन्स वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है ड्यू टू इम्प्रॉपर सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से वहाँ पे कलर ब्लू हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेंसेशन ऑफ द बॉडी पार्ट, जहाँ पे हम लोग करेंगे बैंडेज वहाँ का सेंसेशन भी चेक करना है। कभी कभी होता है पेशेंट का पहले से ही सेंस नहीं था, टच करने में कोई टच करने के बाद और कोई पिंच करने के बाद वो साइड में कोई सेंसेशन नहीं आ रहा था। तो कभी कभी होता है पेशेंट आफ्टर बैंडेज खोलने के बाद पेशेंट कंप्लेन करता है वहाँ पे सेंस नहीं है, वो साइड में पैरालिसिस हो गया है ऐसा बोलता है, नामनेस हो रहा है तो ऐसा बोलता है। तो हम लोगों को कोई भी बैंडेज करने से पहले हम लोगों को ये सब चेक करके एक रिकॉर्डिंग में रखना चाहिए, तो एक लीगल इशू भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज स्टार्ट बैंडेजिंग फ्रॉम इनर टू आउटर एस्पेक्ट एंड फ्रॉम फार टू नियर एंड। तो कभी भी जब हम लोग बैंडेजिंग करेंगे तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा बॉडी का इनर पार्ट से आउटर पार्ट में हम लोग बैंडेजिंग करेंगे और फार साइड से नियर साइड तक हम लोग बैंडेजिंग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन बैंडेजिंग ए जॉइंट इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट। जब हम लोग कोई भी जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट का बैंडेजिंग करना है तो जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक करना है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है फ्रैक्चर है तो ऐसे कंडीशन में इमोबिलाइज रखना है जॉइंट को, तभी हम लोग वो जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चेक करेंगे। तो डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स एडवाइस। ओके। नेक्स्ट, ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड विथ 2 सर्कुलर टर्न। तो जब कभी भी जब हम लोग बैंडेजिंग करेंगे, ये तुम लोगों का जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लास लेंगे, प्रैक्टिकल का जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा कैसे बैंडेजिंग करनी है, बट तब भी थोड़ा थ्योरी भी जानना चाहिए। तो जब भी हम लोग कोई भी बैंडेज करेंगे तो बैंडेज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब भी 2 सर्कुलर टर्न देख के स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बैंडेजिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा जब हम लोग बैंडेजिंग एंड कर देंगे तब भी 2 सर्कुलर टर्न से उसको एंड कर देंगे। ठीक है। जिससे क्या होता है बैंडेज सिक्योर रहता है। ठीक है। कवर द एरिया 2 इंच अबव एंड 2 इंच बिलो द अफेक्टेड एरिया और वुंड। मेनली जो एरिया जो एरिया में वुंड है और जो एरिया अफेक्टेड है वो अफेक्टेड एरिया का 2 इंच ऊपर से हम लोग बैंडेजिंग स्टार्ट करेंगे और 2 इंच नीचे तक वो एंड करना है। कभी ज़्यादा भी कर सकते हैं बट कभी भी वुंड का साइड में जहाँ पे वुंड है वहाँ पे बैंडेजिंग ख़त्म नहीं करना है। तो हम लोगों का मेन फंक्शन ही क्या है, वुंड को सिक्योर रखना। तो उसको थोड़ा ऊपर 2 इंच ऊपर से स्टार्ट करना है और 2 इंच नीचे से एंड करना है। ठीक है। ओवरलैप टर्न्स एंड स्लाइटली स्ट्रेच द बैंडेज। तो जब हम लोग ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि बैंडेजिंग तो सर्कुलर मोशन में होगा, स्पाइरल मोशन में होगा, जब हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, तो वो जब ओवरलैप कर रहे हैं टर्न को बैंडेज का तब स्लाइटली स्ट्रेच करना है, क्योंकि स्लाइटली स्ट्रेच करने से वो बैंडेज थोड़ा सिक्योर रहेगा और वो बैंडेज ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, ज़्यादा भी लूज भी नहीं करना है। ठीक है। कवर 2/3 ऑफ द प्रीवियस टर्न। तो जब हम लोग एक टर्न दे दिया उसके बाद उसके ऊपर से जब अनदर टर्न देंगे तब पहला का टर्न का 2/3 पोर्शन क्या होगा, कवर होगा और 1/3 पोर्शन ओपन रहेगा। ऐसे करके ही हम लोग बैंडेजिंग करना है। तब हम लोग जब प्रैक्टिकल में दिखाएंगे तब ये तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। अभी ये जान लो। Where possible, leave fingertips or toe tips exposed for observation, adequacy of blood circulation। तो पॉसिबल है तो कहीं पे भी चोट कहीं पे भी अफेक्टेड है तो हम लोग को हर टाइम ट्राई करना है पेशेंट का फिंगर टिप्स और टो का जो टिप्स है उसको एक्सपोज रखना है, मीन्स उसको कवर नहीं करना है बैंडेज से, क्योंकि फिंगर टिप्स और टो का टिप्स में हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक है नहीं है, एडिक्वेसी ऑफ ब्लड ठीक ठाक वहाँ पे ब्लड जा रहा है नहीं जा रहा है। थ्रू हम लोग कैपिलरी रिफिल देख के, स्किन कलर देख के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइट होने से भी बैंडेज क्या होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक नहीं होता है, जिसकी वजह से स्किन कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो वो हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे क्योंकि फिंगर टिप्स और टो का टिप्स एक्सपोज है। नेक्स्ट, एंड द बैंडेज ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी। तो कोई भी बैंडेज जब जो भी है वो उसका क्या करना है, बैंडेज को एंड करना है कहाँ पे, बॉडी का आउटर साइड में जाके।
बॉडी का इनर साइड में ख़त्म नहीं करना है और ओवर द वुंड भी ख़त्म नहीं करना है, आउटर साइड ऑफ द बॉडी में बैंडेज को एंड करना है। डू नॉट एंड ए बैंडेज ऑन वुंड और एट द बैक ऑफ द बॉडी। तो बैंडेज को पहले भी बोला, उनका ऊपर भी एंड नहीं करना है और बैक ऑफ द बॉडी में भी उसको एंड नहीं करना है, क्योंकि बैक ऑफ द बॉडी में उनको बैंडेज को हम लोग एंड कर रहे हैं तो उससे वजह से पेशेंट का इरिटेशन हो सकता है। तो हर टाइम हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जब हम लोग बैंडेज करेंगे पेशेंट का अफेक्टेड पार्ट और बॉडी पार्ट जहाँ पे बैंडेज हम लोग कर रहे हैं उसका आउटर साइड में मेनली हम लोग बैंडेज को एंड करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द bandaging techniques or rules which have to follow while we are doing the bandaging. Okay, next I will discuss about the types of bandage, means कौन सा commonly कौन सा type of bandage यूज होता है। फर्स्ट ट्रायंगुलर बैंडेज, नाम से पता चल रहा है बैंडेज का शेप क्या है, ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर बैंडेज कुड बी यूज्ड ऑन मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू सपोर्ट एंड इमोबिलाइज। तो ट्रायंगुलर बैंडेज बॉडी का वेरियस पार्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हेड में यूज़ कर सकते हैं, आई में यूज़ कर सकते हैं, हैंड में उसको इमोबिलाइज रखने के लिए एज ए स्लिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर बैंडेज का बहुत सारा यूजेस है। ठीक है, जब हम लोग दिखाएंगे तब तुम लोग का पता चलेगा कैसे कैसे ट्रायंगुलर बैंडेज यूज़ करना है। और ट्रायंगुलर बैंडेज का मेनली ये पार्ट को बोलते हैं पॉइंट, और ये है दो साइड जो है वो है एंड पार्ट, और दिस इज द बेस। ओके, next is crepe bandage. I think you all know what is crepe bandage. This is type of woven bandage which has the quality of stretching. ये गॉज से बना हुआ होता है और इससे ये crepe bandage का थोड़ा स्ट्रेचिंग क्वालिटी होता है, मीन्स स्ट्रेच करने से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचिंग एबिलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट गॉज और कॉटन बैंडेज, lightly woven cotton material frequently used to retain dressing on wounds of fingers, hand, toes, feet, ears, eyes, hand. तो क्या है, ये भी कॉटन मटेरियल से बना हुआ होता है, गॉज से भी होता है। तो मेनली ड्रेसिंग को ऊन के ऊपर रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए ये बैंडेज यूज़ होता है। फिंगर में, हैंड में, टो में, फीट में, आई में, एयर में, सब में यूज़ होता है कॉटन और गॉज बैंडेज। ओके, नेक्स्ट एडहेसिव बैंडेज, यूज to retain dressing and also where application of pressure to an area is needed। तो मेनली ड्रेसिंग को रिटेन रखने के लिए एडहेसिव बैंडेज भी यूज़ होता है। और एडहेसिव बैंडेज क्या है, कहीं पे भी बॉडी में प्रेशर का ज़रूरत है, मीन्स किसी कहाँ पे भी हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है तो वहाँ पे एडहेसिव बैंडेज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा वहाँ पे। ठीक है, ये है एडहेसिव बैंडेज। और अनदर टाइप भी है, उसको हम लोग बोलते हैं रोलर बैंडेज। सब कोई क्रेप बैंडेज, गॉज और कॉटन बैंडेज, ये सब कोई क्या है, रोलर बैंडेज है। तो कोई भी बैंडेज जो रोलर फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग रोलर बैंडेज बोलते हैं। मेनली एज ए रोलर फॉर्म ही हम लोग कोई भी बैंडेजिंग करने के टाइम में यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस द साइजेस ऑफ बैंडेज। मीन्स कोई भी बॉडी पार्ट के ऊपर डिपेंड करके, एज के ऊपर डिपेंड करके बैंडेज का साइज भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट में यूज़ होगा बॉडी पार्ट का साइज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग का बैंडेज का साइज भी लेना है। तो द साइज ऑफ द बैंडेज वैरीज अकॉर्डिंग टू द पार्ट इट इज सपोज टू बैंडेज। ओके, तो जहाँ पे कोई भी पर्सन का ट्रंक में बैंडेज करना है, आर्म में बैंडेज करना है, तो उसका साइज़ जो है, किसी का फिंगर में बैंडेज करना है तो उसका साइज़ तो सेम नहीं होगा। तो हम लोग को जानना चाहिए कौन सा टाइप ऑफ बॉडी पार्ट के लिए कौन सा वाइड एंड लेंथ का बैंडेज चाहिए। ठीक है, और किसी का बच्चा का बैंडेज जो है उसका साइज़ थोड़ा कम होगा, एडल्ट का और अलग होगा। ये मेनली एडल्ट का साइज है। ठीक है, फर्स्ट हेड बैंडेज का वाइड होगा 5 सेंटीमीटर, लेंथ होगा 4 to 6 मीटर। ट्रंक का होगा 10 to 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ होगा 6 to 8 मीटर। लेग का 68 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर्स लेंथ। नेक्स्ट आर्म का 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 to 4 मीटर्स लेंथ। नेक्स्ट फिंगर का 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर्स लेंथ। हैंड का 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 मीटर्स लेंथ एंड रिस्ट का 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 मीटर्स लेंथ। ओके, तो हम लोग का ये जानना चाहिए कौन सा बॉडी पार्ट के लिए कितना साइज का बैंडेज चाहिए।
तो कोई भी पर्सन तुमको तो पता होगा कौन सा साइड में तुमको बैंडेज करना है, तो बॉडी पार्ट पता होगा तो हम लोग इजीली ये साइज याद रखने से हम लोगों को कोई भी एप्रोप्रिएट बैंडेज फाइंड करने में आसानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग बैंडेज। तो बैंडेज करने का भी तो बहुत सारा मेथड्स है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेनली देयर आर मेनली 4 मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द बैंडेज। फर्स्ट इज सर्कुलर, नेक्स्ट स्पाइरल, नेक्स्ट रिवर्स स्पाइरल, लास्ट इज फिगर ऑफ 8। मोस्ट कॉमनली those 4 methods are used in the bandaging technique. Okay, first is circular turn. Circular turn are used chiefly to ensure bandage and to terminate the bandage. तो मेनली सर्कुलर टर्न जो भी है, नाम से पता चले सर्कल शेप का होगा। सर्कुलर टर्न जो है वो बैंडेजिंग हम लोग मेनली कोई भी बैंडेज को स्टार्ट करने के टाइम में और बैंडेज को एंड करने के टाइम में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकल में तुमको ज़्यादा अच्छे से दिखा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्पाइरल टर्न। स्पाइरल टर्न आर यूज्ड टू बैंडेज सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर फेयरली यूनिफॉर्म इन सर्कमफरेंस सच एज अपर आर्म एंड अपर लेग। तो स्पाइरल टर्न क्या है? मेनली ये हम लोग का बॉडी पार्ट का स्पाइरल शेप का होगा जो टर्न है, और इसमें हम लोग मेनली जो बॉडी पार्ट सिलिंड्रिकल है उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट सिलिंड्रिकल होने से भी नहीं होगा, जो बॉडी पार्ट सिलिंड्रिकल है और उसका सर्कमफरेंस यूनिफॉर्म है, उसके लिए हम लोग स्पाइरल टर्न ऑफ बैंडेजिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम लोग का हैंड का अपर आर्म और लेग का अपर लेग जो है उसका सिलिंड्रिकल शेप है और उसका जो सर्कमफरेंस है वो यूनिफॉर्म है, तो उसमें हम लोग स्पाइरल टर्न यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पाइरल रिवर्स टर्न और रिवर्स स्पाइरल टर्न। तो इसमें क्या है? स्पाइरल रिवर्स टर्न्स आर यूज्ड टू बैंडेज cylindrical part of the body that are not uniform in circumference such as lower leg and lower upper arm। तो क्या है? स्पाइरल रिवर्स टर्न्स ये भी सिलिंड्रिकल बॉडी पार्ट को बैंडेज करने में यूज़ करता है, यूज़ होता है, बट ओनली सिलिंड्रिकल होने से काम नहीं होगा। मेनली सिलिंड्रिकल पार्ट होना चाहिए बट उसका सर्कमफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग रिवर्स स्पाइरल और स्पाइरल रिवर्स टर्न यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा बॉडी पार्ट सिलिंड्रिकल है और उसका सर्कमफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है? मेनली लोअर लेग का जो पार्ट है वो पार्ट, और लोअर अपर आर्म जो है वो पार्ट मेनली सिलिंड्रिकल है बट उसका सर्कमफरेंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उसमें हम लोग स्पाइरल रिवर्स टर्न यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्टली इज द फिगर ऑफ 8 टर्न। एप्लीकेशन ऑफ बैंडेज ऑन एल्बो, एंगल एंड नी जॉइंट। तो फिगर ऑफ 8 जो टर्न है वो हम लोग कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं? एल्बो जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, नी जॉइंट में, मेनली जॉइंट में हम लोग ये फिगर ऑफ 8 टर्न यूज़ कर सकते हैं। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ bandaging technique। Okay, we have to understand how we can do this type of bandaging। In the later video I will upload how the bandaging is done। Okay, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग बैंडेजिंग करेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिकल क्लास होगा। ठीक है, तो तुम लोगों का जो थ्योरी पार्ट है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आई थिंक दिस वीडियो is helpful to you all, so please watch this video and make the notes. If you have any query, ask me. Okay, thank you for watching. Please subscribe the channel, which will motivate me to give more effort to make the next video.